सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इमरजेंसी प्रोविजन से, इस साल यानी कि 2025 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर 2026 तक में बहुत सारे एग्जाम्स में, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। रीजन इज वेरी क्लियर, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगता है। और इस बार जिस तरीके से हालात भारत और पाकिस्तान को लेकर के हो रहे थे, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका था। तो बेसिकली टॉपिक पॉलिटी का न्यूज में भी था, 2-3 महीने पहले तक ट्रेंड कर रहा था। और पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोविजन भी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत ही इजी तरीके से आर्टिकल्स को सिंप्लीफाई करते हुए आप सभी को समझाऊंगा। आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस पर्टिकुलर सेशन को एंड तक देखें, 1.5x पे लगा करके देखें और सेशंस को देखते टाइम अपने पास में पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठे, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करते चलेंगे। बाकी पूरी की पूरी क्लास का पीडीएफ आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। जो भी एस्पिरेंट पहली बार आए हैं क्लास में, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने स्टार्ट किया 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां 25 क्लास में पूरी की पूरी पॉलिटी कवर अप कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत, डीडी बासु से जितनी भी इंपॉर्टेंट से बुक्स है जो कॉम्प्लिकेटेड लगती है एस्पिरेंट्स को, हम उनको क्लासेस के थ्रू बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अपना है, दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजन बताने से पहले लेट मी शो यू सम क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर आप आगे के ईयर्स में भी देखेंगे तो यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजन से। बेसिकली क्वेश्चन में कभी कभी ग्राउंड्स पे पूछे जाते हैं, या फिर इमरजेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कौन से पार्ट में, किस आर्टिकल में, या फंडामेंटल राइट्स पे कैसे इंपैक्ट है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। आईएएस के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी लगने के टाइम पीरियड में जो पार्लियामेंट है उसके पास में किस तरीके से पावर बढ़ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के। उन सभी चीजों को आज की क्लास में अपन डील करेंगे एंड आफ्टर दिस क्लास बहुत ही स्मूथली आप इमरजेंसी के एक एक क्वेश्चन लगाने लग जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चंस तो आप लोग लास्ट में करेंगे, पहले अपन आते हैं टॉपिक पे, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। बेसिकली सर इमरजेंसी एक्चुअली में होता क्या? ठीक है, देखो, एक होता है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल सिचुएशन, जहां पे चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फंक्शन कर रही है, जिसमें कुछ भी एब नॉर्मल सा नहीं है। इमरजेंसी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे चीजें एक्चुअली में यूजुअल नहीं है, आपदा वाली स्थिति चल रही है, इमरजेंसी। और जब भी इमरजेंसी आता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो यूनियन है, आपका जो यूनियन है ये बहुत पावरफुल हो जाता है। क्या होता है सर? आपका यूनियन बहुत पावरफुल हो जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास में बहुत सारी शक्ति आ जाती है, प्रिसाइजली आपके प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारे पावर्स हो जाते हैं। आप सभी को पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है। हम बोलते हैं ना कि हमारा देश, जैसे अब देखो ये सेंटर है, सेंटर के आसपास में बहुत सारे यूनियंस आपको दिखाई देंगे, मतलब हमारा जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं सभी यूनियन को एक साथ लेकर के चल रहा है। इसी को अपन तो फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज फेडरलिज्म। लेकिन क्या हमारा कंट्री प्योरली फेडरलिज्म फॉलो करता है? क्या पूर्ण रूप से सारे के सारे पावर सेंटर और ये सभी स्टेट्स में हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? देखो, जेन्युइन ग्राउंड्स पे देखिए तो हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वी आल्सो शुड नो दिस, वी आर फॉलोइंग यूनिटरी, वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट। यूनिटरी है हमारा देश, क्या है? यूनिटरी है स्पिरिट में। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप नए नए की टर्म्स लेकर के आगे। देखो, यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब क्या है? वी आर फॉलोइंग फेडरलिज्म बट वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट। कहने का मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में हमने पावर्स तो डिवाइड किया है। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है सर डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर डिवाइड हो गया सेंटर और स्टेट्स के बीच में, हमने सभी स्टेट्स को पावर दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ जाए, जब भी कुछ भी ऐसी आपदा वाली स्थिति आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि ये सारा का सारा पावर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो जाता है आपके सेंटर के पास में, और सेंटर बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। एंड दैट इज द रीजन व्हाई बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इमरजेंसी जैसे चैप्टर्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल नहीं हो पाते। कौन से फंडामेंटल राइट कहां पे इन्फोर्सेबल नहीं होते, अपन आज सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इमरजेंसी क्या है सर? तो इमरजेंसी मतलब एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे जो हमारा गवर्नेंस है, मतलब जो हमारा इंडिया है उसका जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि देश में क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं और आज भी बताता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कहीं ना कहीं अगर शासन को राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति क्या अपने मन से शासन चला रहे हैं पूरे देश में? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से पूरे कंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं? अगर नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग गया तो क्या सारा का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है? देखो, टेक्निकली पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ
प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी राष्ट्रपति को रिटर्न में लिख करके देंगे, राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उन एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करते हुए नजर आते हैं। यानी कि अगर सपोज करो प्रेसिडेंट, मतलब अगर सपोज करो इमरजेंसी लगती है तो सारा का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ गया, यानी कि हमारा जो यूनियन है बहुत पावरफुल हो जाता है। संवैधानिक रूप से देखें इमरजेंसी कहां पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सर इमरजेंसी इज इन पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के 18वें हिस्से में पार्ट 18 में आपको कहीं ना कहीं इमरजेंसी दिखाई देगा। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में आपको इमरजेंसी दिखता हुआ नजर आएगा। अगर हम टेक्निकली देखें इमरजेंसी को कितने मतलब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सर इमरजेंसी को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में जिक्र करता है। सबसे पहला है सर आपका नेशनल इमरजेंसी, इसके बाद आपको दिखाई देगा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और तीसरे में आपको दिखाई देगा सर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मैं प्रीसाइजली बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को, तो इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, वी ऑल्सो कॉल दिस एज प्रेसिडेंट रूल। यानी कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी जो पूरे देश पे लग सके या फिर देश के किसी एक पार्ट पे अपन लगा सके, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जो बहुत बार मिसयूज होता हुआ भी नजर आता है अपने को, ठीक है। आज मैं सारे ग्राउंड्स बताऊंगा राष्ट्रपति शासन और सबके, ठीक है। और तीसरा है सर फाइनेंशियल, मतलब अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः आपको इमरजेंसी दिखाई देती है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर नेशनल इमरजेंसी से। तो नेशनल इमरजेंसी को कहां पे दिया हुआ है, तो इट इज गिवन इन आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अंदर में आपको नेशनल इमरजेंसी दिखाई देगा। और नेशनल इमरजेंसी के लगाने के 2 मुख्यतः कंडीशन है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। 2 रीजंस है, 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस के बेसिस पे पूरे देश पे नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। कौन कौन से कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है सर वॉर, दिस इज दी फर्स्ट कंडीशन। आप इसको वॉर बोलो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन बोलो, बात एक ही है। अगर सपोज करो हमारा देश किसी और देश के साथ कल युद्ध पे चला जाता है, लिसन दिस केयरफुली, कल अगर हम किसी देश के साथ युद्ध करने चले गए या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के सीन में हमें क्या देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, अलग अलग अटैक्स चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एग्रेशन। ये एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो युद्ध स्टार्ट हो सकता है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या वॉर हो, ऐसे कंडीशन पे पूरे देश में या फिर देश के किसी एक हिस्से में हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रीजन है सर नेशनल इमरजेंसी लगाने का, वो है आर्म्ड रिबेलियन। अगर हमारे देश में कहीं पे भी लोगों ने आर्म्स के साथ, बंदूक के साथ अगर रिबेलियन कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, तो भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 352 के अंदर में सर 2 ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी का। ग्राउंड नंबर 1, अगर हमारा देश किसी देश के साथ युद्ध पे चला जा रहा है तो इमरजेंसी लगेगी, या फिर अगर हमारे देश में सर आर्म्ड रिबेलियन हो जा रहा है, लोग बंदूक के साथ रिबेलियन कर रहे हैं, तो भी इमरजेंसी लग जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर अपन सपोज करो हमारा देश किसी देश के साथ युद्ध पे जा रहा है, तो उस टाइप में जब इमरजेंसी लगती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल दिस एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हुआ। और अगर देश के अंदर लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया तो क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है, दिस कॉल्ड एज इंटरनल इमरजेंसी। कितना इजी है, एक कमाल की बात, ठीक है। जो आपको यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन वर्ड दिखाई देता है, ये आर्म्ड रिबेलियन एक्चुअली में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था, आपके संविधान में लिखा हुआ था सर इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या लिखा हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था, तो इस शब्द का ना बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कल बेचारे फार्मर्स स्ट्राइक करने आ गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दे कि दे आर क्रिएटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस, और उस बेसिस पे वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई और पूरे पूरे बेचारे फार्मर्स को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ भी हो सकता है, कल आप अपने डिमांड्स मांगना स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट को पसंद ना आए, गवर्नमेंट ने बोल दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस, हो सकता है फिर आपको क्रश कर दिया जाए, मतलब मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस को कहीं भी एक्सप्लेन, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो इस शब्द को बदल दिया गया। कब बदला गया सर, 44th अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में 1978 में। 44th अमेंडमेंट कब होता है, 1978 में। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस शब्द को हटा करके इसके जगह पे सर एक नया शब्द डाल दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज आर्म्ड रिबेलियन। क्या डाल दिया गया सर, आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया गया। अब आर्म्ड रिबेलियन का मतलब पता है, नाम से ही क्लियर है, अगर कोई आर्म्स के साथ रेबेल कर रहा है, हथियार के साथ रेबेल कर रहा है, तब तो बनती है कि भाई वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पीसफुल तरीके से बैठ करके अपनी मांग आगे रख रहा है या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो उसको तो आप आर्म्ड रिबेलियन कभी नहीं कह सकते जब तक उसमें आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस शब्द को हटा करके क्या डाल दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या डाल दिया गया सर, आर्म्ड रिबेलियन को डाल दिया गया। कब डाला गया, 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। एक चीज को हमेशा याद रखना, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
हमारे देश में इमरजेंसी लगाना, लिसन दिस केयरफुली, इमरजेंसी लगाना बहुत कठिन है और इमरजेंसी हटाना बहुत आसान है। बस इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखो, इसके बाद में आपको आगे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और ये नेचुरल भी है सर, इमरजेंसी लगाना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। आप इमरजेंसी लगा रहे हो, लोगों से उनके अधिकार को छीन ले रहे हो, सेंटर पावरफुल हो जा रहा है, जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं वही किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नॉर्मलिटी नहीं है ना उसमें। तो इसलिए इमरजेंसी को लगाना हमारे संविधान में बहुत कठिन कर दिया गया है, हटाना बहुत आसान है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये सीरीज को मैं पिछली बहुत मतलब लगभग 12-13 क्लासेस से कंटिन्यू करते हुए चल रहा हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। इन रिटर्न मैं कुछ भी नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा, बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से टीम ने कंटेंट तैयार किया हुआ है, चंदन ने, रोहित ने, और जिस तरीके से वीडियोस को प्रेजेंट किया गया, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट कि इफ यू लाइक द पर्टिकुलर कंटेंट, इफ यू फील दैट द कंटेंट इज अप टू द स्टैंडर्ड, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज हो सकता है आपका एक कमेंट टीम के लिए थोड़ा सा मोरल बूस्टर टाइप का हो, नथिंग एल्स इन रिटर्न। बाकी जितने सिंसियरिटी के साथ, टाइम एंड पंक्चुअलिटी के साथ हम इस वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस विल आल्सो बी वाचिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज विद दैट पंक्चुअलिटी, और आने वाले टाइम पे एग्जाम आराम से निकलेगा। थोड़ा सा पंक्चुअल होकर के कंटेंट को कवर अप करते चलो और साथ में रिवीजन करते चलो, ठीक है। एक और मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, जब अपन पॉलिटी की सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, 25 क्लास में अपन पूरी पॉलिटी खत्म कर लेंगे, लक्ष्मीकांत एंड डीडी बासु जो भी अपनी पॉलिटी का सीरीज है, इसके बाद ना मैं पॉलिटी को आपको माइंड मैप्स के थ्रू कराऊंगा, और माइंड मैप्स के थ्रू हर चैप्टर को अपन 15-20 मिनट में बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे, तो याद करना आसान होगा। वहां पे पीवाईक्यू भी लगाएंगे, लेकिन एक बार पहले इस सीरीज को अच्छे से कवर कर लो ताकि पॉलिटी टिप ऑफ द टंग हो, क्योंकि पॉलिटी का ना स्ट्राइक रेशियो बहुत ज्यादा है। 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी का आता है कमीशन एग्जाम में, तो ठीक ठाक तरीके से बच्चे पढ़ के आते तो 8 क्वेश्चन लगा के आते हैं। और वही हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आता है ना, तो आप कितना भी मेहनत करो, 6-7 जाते आते आपका सैचुरेशन आ जाता है। पॉलिटी का सैचुरेशन ऊपर है, हाई स्कोरिंग है। ओनली थिंग इज रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो ताकि एप्लीकेशन वीक ना हो, आपके क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। मैं सबका सब कराऊंगा पीवाईक्यूज के थ्रू, ठीक है। अभी आराम से चलते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आता है कि सर इमरजेंसी लगाने का तरीका क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर फॉर प्रोक्लामेशन। आप देश में इमरजेंसी कैसे लगाओगे, किस तरीके से इमरजेंसी लगेगा। सो इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उनको लगता है कि हमारे देश का कोई एक हिस्सा या पूरा का पूरा देश किसी भी तरीके से कोई खतरे को फेस कर रहा है, द पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। तो क्या प्रेसिडेंट के पास में सोल पावर है, प्रेसिडेंट को मन के उन्होंने लगा दी इमरजेंसी? नहीं, ऑब्वियसली बात है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं मतलब प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिटर्न में देंगे राष्ट्रपति को कि हमें इमरजेंसी लगाना चाहिए, तो इमरजेंसी लगेगी। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी यानी कि समझबूझ की बहुत पावर नहीं होती, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब आगे देखो, पार्लियामेंट का अप्रूवल। अगर इमरजेंसी लगा दी गई है तो इमरजेंसी को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, ताकि पार्लियामेंट की भी सहमति हो कि हाँ भाई इमरजेंसी सही लगा है। अप्रूव करने का तरीका क्या है, जैसे इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी लगते ही 1 महीने के अंदर हमें इसको दोनों हाउसेस से पास कराना है। क्या हो कि जिस टाइम पे इमरजेंसी लगा उस टाइम पीरियड पे लोकसभा डिसॉल्व हो, लोकसभा अपनी बैठी ना हो, तो उस टाइम पे क्या होगा सर, उस टाइम पे हम राज्यसभा से तो पास करा लेंगे। क्या करेंगे, राज्यसभा से तो हम पास करा लेंगे क्योंकि लोकसभा भी गठित नहीं है। और जैसे ही लोकसभा बैठेगी, लोकसभा के बैठते ही 30 दिन के अंदर, जब भी लोकसभा बैठेगी 30 दिन के अंदर हम लोकसभा से भी पास कराएंगे, प्रोवाइडेड जब लोकसभा नहीं थी आपने उस टाइम पे राज्यसभा से पास करा लिया हो, ये कंडीशन है। और पास कैसे करोगे, क्या सिंपल मेजोरिटी 50% वोट से पास करोगे? नहीं, इसको पास कराने के लिए यू आर सपोज टू हैव द स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। इसको मैंने अमेंडमेंट्स वाले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ, आई थिंक 2-3 क्लास पहले मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ाया, सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट से जाकर के देख सकते हो आप। मैंने डिटेल में बताया कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि सर अगर हमें अपने देश में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो क्या कंडीशन है। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति साहब को रिटर्न में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से, तो इमरजेंसी लगा देंगे, और उसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर उसको दोनों हाउसेस से पास कराना होगा, लोकसभा राज्यसभा से, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। अगर लोकसभा उस टाइम पे गठित नहीं होगी, इफ लोकसभा इज नॉट इन पिक्चर, देन द इमरजेंसी हैज टू बी पास फ्रॉम राज्यसभा विद स्पेशल मेजोरिटी, प्रोवाइडेड जब भी लोकसभा बैठेगी विद इन 30 डेज लोकसभा हैज टू पास इट विद स्पेशल मेजोरिटी। तो ये आपका प्रोक्लामेशन को मतलब अप्रूव करने का तरीका है पार्लियामेंट के द्वारा फॉर द इमरजेंसी। अब अगर हम इसको और आगे लेकर के चाहे कि अगर सपोज करो कल हमें इमरजेंसी को हटाना है, तो देखो मैंने क्या बताया था, अपने देश में इमरजेंसी लगाने का प्रोसेस टफ है, हटाने का प्रोसेस इजी। देखो कितना आसान है। अगर इमरजेंसी को हटाना है, इमरजेंसी हट जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय में,
बस राष्ट्रपति साहब को एक सिग्नेचर करना है कि हाँ सिचुएशन आ गया, जब नॉर्मल से रिटर्न हो गई है, उन्होंने साइन कर दिया, इमरजेंसी हट गई। और अगर इमरजेंसी हट गई है मतलब उन्होंने अगर एक सिग्नेचर कर दिया, तो आपको अब इसको अप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाएं, क्योंकि लगाने के टाइम पीरियड में क्या था कि राष्ट्रपति के साइन करने के बावजूद भी आपको लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना था। क्या हटाने के टाइम भी वैसा है? नहीं, हटाने के टाइम अगर राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिया, आपकी इमरजेंसी हट गई, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रेवोकेशन। इमरजेंसी हटाने के लिए अपने को कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात सर, मैंडेटरी रेवोकेशन। मैंडेटरी रेवोकेशन का मतलब क्या है? अगर लोकसभा ने सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बोल दिया कि भाई हमको लगता है कि इमरजेंसी हटा देना चाहिए, लिसन दिस केयरफुली, अगर लोकसभा ने सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से कहा कि हमें लगता है इमरजेंसी हटा देना चाहिए, तो इमरजेंसी उसी वक्त हट जाएगी। ना ही राष्ट्रपति का उसमें सिचुएशन सिग्नेचर का आवश्यकता है, ना ही राज्यसभा की परमिशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लोकसभा के पास में कुछ स्पेशल पावर है। अगर लोकसभा ने सिर्फ सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% मेंबर्स ने कह दिया लोकसभा के कि इमरजेंसी सही नहीं है, इसको हटाना है, तो इमरजेंसी खत्म। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है? अगर राष्ट्रपति साहब ने सिर्फ एक साइन कर दिया, बोल दिया कि इमरजेंसी हटाना चाहिए, तो इमरजेंसी खत्म। तो आपको क्या पता चल रहा है? सर हमारे देश में इमरजेंसी हटाना बहुत आसान है और इमरजेंसी लगाना बहुत कठिन है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, विच इज बट ऑब्वियस अ नॉर्मल प्रोसेस। ऐसा ही होना चाहिए, है ना। इसके आगे चले तो इमरजेंसी से सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि हम क्या है, वी फॉलो फेडरलिज्म। बट किस टाइप का फेडरलिज्म को हम फॉलो करते हैं? फेडरलिज्म के साथ साथ सर हम क्या है, वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट। क्योंकि जब भी इमरजेंसी लगता है तो आपका सेंटर जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, स्टेट्स को तो पूरा ओवरराइड कर देता है। आप देखो पावर्स में, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या पता चलेगा? सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट ऑन एनी मैटर। सेंटर कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है किसी भी स्टेट पे किसी भी मैटर को लेकर के। कितना पावरफुल है, ठीक है। लेजिस्लेशन में देखो, आपका जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के इश्यूज पे कानून बना सकता है। आप सभी को पता होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सर 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? 7th शेड्यूल में कुछ यूनियन लिस्ट है। क्या है? यूनियन लिस्ट। कुछ स्टेट लिस्ट है। क्या है? स्टेट लिस्ट। और कुछ आपके पास में कंकरेंट लिस्ट है। क्या है सर? कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपका जो पार्लियामेंट है, राइट, जिन मुद्दों पे कानून बनाएगा उसको सिर्फ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन लिस्ट वाले मुद्दों पे कानून बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी जो भी सरकारें या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो भी गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट वाले इश्यूज पे कानून बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसे इश्यूज जिसमें यूनियन भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। तो अब आप ये समझो, जो स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती थी, अगर कल इमरजेंसी लग गया तो वो स्टेट लिस्ट भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया, यानी कि अब यूनियन स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा। यानी कि इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन दिस इज कंप्लीटली अंडर द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ बैडली सेंटर बिकम्स डिक्टेटर वंस द इमरजेंसी इज इन पिक्चर, है ना। नेक्स्ट, फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर के अगर आप देखोगे तो जो राष्ट्रपति साहब हैं वो क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं कि मुझे स्टेट्स के पास में कितना रिवेन्यू को शेयर करना है, राइट। वो राष्ट्रपति के ऊपर है, उनको लगता है कि इस स्टेट में रिवेन्यू कम दो, दूसरे स्टेट में ज्यादा दो, तो दे सकते हैं। वहां पे कोई लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट इज कंप्लीटली एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर। पूरी की पूरी पावर यूनियन के पास में। बिकॉज नॉर्मल लेके आना, लॉजिक इसके पीछे का ये है कि अब नॉर्मल सिचुएशन है, सारे स्टेट्स को वापस से एक साथ जोड़ना है, सिचुएशन नॉर्मल करना है, तो सेंटर को बहुत पावर दे दिया गया है ना। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा सेंटर स्टेट रिलेशन में कौन पावरफुल होते हुए नजर आएंगे सर? सबसे ज्यादा पावरफुल आपको क्या नजर आएगा सर? आपका जो सेंटर है वो नजर आएगा। एक है सर इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 90% बच्चे यहां फंसते हैं। देखो क्या इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 358 कहता है कि हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देंगे। कब 19 को सस्पेंड कर देंगे? जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे इमरजेंसी लगाओ। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 352 में? सर इमरजेंसी लगने के दो कंडीशन है, या तो आप वॉर कर रहे हैं या फिर आपके पास में आर्म्ड रिबिलियन हो गए हैं। अगर आप किसी दूसरे देश के साथ युद्ध पे लड़ रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में सर आर्टिकल 358 इन्वोक हो जाता है। क्या हो जाता है? 358 इन्वोक हो जाता है। और आर्टिकल 358 बोलता है कि आपके पास में सारे फंडामेंटल राइट्स है, बस हम आपका एक फंडामेंटल राइट अभी सस्पेंड कर रहे हैं। हम कौन सा कर रहे हैं सर? हम आपका आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हम फंडामेंटल राइट 19 को सस्पेंड कर रहे हैं। 19 को, मौलिक अधिकार 19 को हम सस्पेंड कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट हम 19 को सस्पेंड कर रहे हैं। कब? जब आपके देश पे वॉर लगा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 358 के अंदर हम फंडामेंटल राइट 19 को सस्पेंड करते हैं, पहली बात।
सपोज करो अगर आर्म्ड रिबेलियन है, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या होता है, आपके देश के अंदर के जो लोग हैं उन्होंने रेबेल कर दिया है, तो उस टाइम पे सर आर्टिकल 359 इन्वोक होता है। और ये पता है क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल कर रहे हैं, हम आपके सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल कर रहे हैं, बस 20 और 21 आपके पास में सेफ है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद करें, ये तो पूरा पूरा अपने फैक्ट बता दिया, क्या लॉजिक है, देखो एग्जांपल के साथ लॉजिक के साथ समझाऊंगा, अभी याद हो जाएगा क्लास में। देखो अगर सपोज करो आपका देश कल पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा हो और कुछ लोग आकर के जंतर मंतर पे गए सरकार को कि हमारी बात सुनो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या गवर्नमेंट उस वक्त लोगों की फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन सुनेगी या फिर वो वॉर खत्म करेगी जो किसी और के साथ लगी हुई है? आप खुद सोचो लॉजिकली, क्या करेगी गवर्नमेंट? सर वो वॉर पे फोकस करेगी, उसके लिए वॉर इंपॉर्टेंट है। चार लोग अगर आगे बोले कि हमारा आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, हमारे पास बोलने का अधिकार है, गवर्नमेंट बोलेगी इनको उठा उठा करके जेल में डालो। क्यों? क्योंकि किसी के पास में आर्टिकल 19 अभी नहीं है। अब गवर्नमेंट वॉर के टाइम पीरियड में आपको जवाब देते रहेगी क्या कि हमने इतने रफेल भेज दिए, इतने मारे गए? कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हिस्सा है। वॉर खत्म होने के बाद चीजें डिस्क्लोज की जाएंगी, उस वक्त तो नहीं करनी चाहिए, और ये नेचुरल भी है, मतलब कुछ इसमें बहुत बड़ा इलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है, बहुत लॉजिकल है। तो इसलिए आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। क्यों? क्योंकि आपका देश वॉर पे है, युद्ध पे है, इसलिए आपको फंडामेंटल राइट 19 नहीं मिल रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको नहीं मिल रहा। बहुत ही सिंपल है। अब आप दूसरी तरफ देखो, आपके देश में सर आर्म्ड रिबेलियन आ गया, लोगों ने बंदूक लेकर के रेबेल कर दिया, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया लॉ एंड ऑर्डर। अब इस टाइम पीरियड में पुलिस फोर्सेस, आर्मी पर्सनल्स बहुत पावरफुल है। क्यों? मिलिट्री रूल लग गया वहां पे सपोज करो, या फिर वहां पे सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है चीजों को नॉर्मल करने के लिए। तो हो सकता है कि कहीं ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पुलिस फोर्सेस थे, कहीं किसी की शूट एट साइड पे गोली ना लग जाए, जान ना चली जाए, या किसी को आप एक गलती के लिए दो बार ना पनिशमेंट देने लग जाओ। इसीलिए आर्टिकल 20 और 21 उसके साथ है। आर्टिकल 20 मतलब राइट टू लाइफ, 21 का मतलब क्या होता है? जिंदगी जीने का अधिकार है। तो अगर कहीं भी आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस फोर्सेस इतनी पावरफुल हो गई है कि किसी को भी देख करके शूट कर देंगे, किसी को मार देंगे। नहीं मार सकते सर, आपके पास आर्टिकल 21 है। किसी एक इंसान को आपने गिरफ्त किया है तो उसके पास उसका अधिकार है। ऐसा नहीं कि उस इंसान को आप एक बार गिरफ्त कर रहे हो और दो बार सजा का गलती दे रहे हो, मतलब दो बार उसको सजा दे रहे हो सेम गलती के लिए, वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 20 उसके पास में है। तो ये लॉजिकल है, इसीलिए इन फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे? कंफ्यूज ये होंगे कि सर वॉर के टाइम पीरियड में सिर्फ एक फंडामेंटल राइट टर्मिनेट होता है, दैट इज आर्टिकल 19, और आर्म्ड रिबेलियन में सारे फंडामेंटल राइट टर्मिनेट हो जाते हैं, सब टर्मिनेट हो जाते हैं, बस दो आपके पास होते हैं, वो है आर्टिकल 20 एंड 21, बस। दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, वॉर के कारण क्यों हो रहा है और आर्म्ड रिबेलियन में कैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाद से सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा, इस चीज को याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट 19 टर्मिनेट हो गया है, या फंडामेंटल राइट यहाँ पे सारे टर्मिनेट हो गए। ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास में, ये इनफोर्सेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा यहाँ पे फंडामेंटल राइट 14 वॉयलेट हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, नहीं जा सकते। उसका इनफोर्सेबिलिटी खत्म कर दिया गया, मतलब आपके पास मौलिक अधिकार है, अभी भी आपके पास राइट्स है, लेकिन अगर उसका वॉयलेशन होगा तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आप बताओ, आप उस राइट का कोई वैल्यू है? जिस राइट का वॉयलेशन होने पे, उसका हनन होने पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उसका क्या वैल्यू रहा? कोई वैल्यू रहा? कोई वैल्यू नहीं रहा। बस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट में? कि दे कैन नॉट सस्पेंड द राइट्स, राइट सस्पेंड नहीं हो रहे आर्टिकल 20 और 21 के अंदर में, बस यही हो रहा है कि सर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपके पास फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट साहब ने क्या कर दिया? आपको कोर्ट जाने का अधिकार बंद कर दिया, यानी कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके जो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी दे रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ पे टर्मिनेटेड है। बाकी ये राइट्स है लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लीगली इन्फोर्सेबल कौन से राइट्स हैं? तो सर यहाँ पे 19 को छोड़ के सारे राइट लीगली इन्फोर्सेबल है, और यहाँ पे सर 20 और 21 ही बस लीगली इन्फोर्सेबल है, इसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अभी भी कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर अपना रिव्यू डालो कमेंट बॉक्स में, राइट, सो दैट आई विल गेट सम आइडिया कि व्हाट इज वी कैन डू बेटर फॉर द कंटेंट। ठीक है, चलो भैया अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आएगा सर इंस्टेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कब कब नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, कौन कौन से इंस्टेंसेस पे? सर 1962 पे इंडो चाइना वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन पे हुआ था। 1971 में इंडो पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन पे हुआ था। 75 से 77 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी, किस ग्राउंड पे? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसका मिसयूज किया गया, इसीलिए फिर क्या हुआ 1977 के बाद क्या होता है सर? 1978 आता है, जहां पे 44th अमेंडमेंट किया गया
44th अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ दिया गया। तो स्टोरी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, टॉपिक समझ में आ रहा है, क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। आगे चलने से पहले जस्ट टेक 1 मिनट। आप सभी को पता है मेंटोरशिप प्रोग्राम पिक पे चल रहा है, राइट। मेंटोरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम को अवेल कर रहे हैं, राइट। अपना मेंस है, प्रीलिम्स है, उसके अकॉर्डिंगली अपन मेंटोर कर रहे हैं। आपके सामने सारे के सारे मेंटोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम इज स्टिल लाइव। इफ यू वांट टू टेक एनरोलमेंट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। और ये कुछ अपने फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के इनिशिएटिव के एस्पिरेंट्स हैं, उनका कुछ रिव्यू है। द रिव्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके डेली रूटीन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम का हमने जो प्रोग्राम रखा वो ऐसा है कि आप डेली सुबह सो के उठोगे तो आपको डालना है कि आपका दिन का टारगेट क्या है और शाम को आपको अपडेट करना है ग्रुप में कि आपने क्या अचीव किया, जिसके कारण जितने भी एस्पिरेंट है दे आर वेरी कंसिस्टेंट नाउ, ठीक है। बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, जो आपको पीछे स्क्रीन पे स्लाइड पे दिया हुआ था उस नंबर पे आप, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। अब हमें दिखाई देगा सर प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, अब दूसरे तरीके की इमरजेंसी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल रहे थे, इसको आप क्या बोलते हो, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो। प्रेसिडेंट रूल सर एक्चुअली में 356 और 365 दो आर्टिकल्स हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे आर्टिकल 355 क्या बोलता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है। देखो आर्टिकल 355 355 क्या बोलता है कि सेंटर का ड्यूटी है, क्या है ड्यूटी, क्या है कर्तव्य सेंटर का। सर सेंटर का ड्यूटी ये है कि वो इंश्योर करेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट्स में, मतलब जितने सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में जो भी गवर्नमेंट आपको दिख रही है वो सबके सब संविधानिक रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। आर दे वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दे आर फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब सेंटर का काम है कि आप इंश्योर करिए स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ऐसे करते 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 जो 28 स्टेट्स हैं, ये 28 के 28 स्टेट संविधानिक रूप से चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसका काम है, ये सेंटर का काम है। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, तो आर्टिकल 356 कहता है ये सेंटर को अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज। मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लीजिए। ये क्या बोलता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को सर टेक ओवर कर लीजिए अगर आपको लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज को फॉलो करते हुए नहीं चल रही है, तो यानी कि आप स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो आपको 355 क्या बोल रहा था कि सेंटर का ड्यूटी है कि सर आप चेक करेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं वो संवैधानिक रूप से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आर्टिकल 356 बोल रहा है कि अगर नहीं चल रहे हैं तो उन पे क्या कर दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये हो गया सर आपका प्रेसिडेंट रूल, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या होता है 90% एस्पिरेंट बस आर्टिकल 356 पढ़ते हैं, but we should be knowing article 355 even before we start to read article 356 because 355 ही article 356 का बैकग्राउंड है। 356 में प्रेसिडेंट रूल क्यों लग रहा है वो आर्टिकल 355 है, लेकिन 90% लोग बस आर्टिकल 355 और सॉरी 356 और एक आर्टिकल है सर 365, बस यही दो आर्टिकल को पढ़ के आगे चले जाते हैं, ठीक है। चलो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे सर दो तरीके के आपको इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स दिखते हैं। पहला ग्राउंड मैं आपको बता दिया हूं, दैट इज आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति साहब लगा रहे हैं अगर उनको लगता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है, दे आर नॉट फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ये पहली बात। दूसरी बात सर क्या बोला गया, आर्टिकल 365, ये दूसरा रीजन है। ये बोलते हैं नॉन कंप्लायंस विद यूनियन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनियन ने कोई डायरेक्शन दिया है, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है और अगर स्टेट्स उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स अगर यूनियन के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी यूनियन स्टेट्स के ऊपर में इमरजेंसी लगा सकता है। एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझो इस चीज को मैं क्या बता रहा हूं। सपोज करो यहाँ पे सेंटर है, इसको आप यूनियन भी कहते हो, और सेंटर ने सर एक डायरेक्शन दिया। सेंटर ने क्या दिया, सेंटर गिव अ डायरेक्शन। किसको डायरेक्शन दिया, स्टेट को, कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है। स्टेट सेंटर के दिए हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी सेंटर क्या कर सकता है, सर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, सर रीजन ये है कि स्टेट के ऊपर में 28 मतलब सेंटर के ऊपर में ऐसे 28 स्टेट्स की जिम्मेवारी है। अब ये सारे के सारे स्टेट कहें कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम संविधान को नहीं मान रहे हैं, या वो ऐसा कहें कि हम सेंटर के दिए हुए लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे, तो सारे के सारे स्टेट्स एक पिक्चर पे आएंगे ही नहीं, एक पेज पे आएंगे ही नहीं। मतलब सबको एक जगह कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा ना, तभी आपको एक देश इंडिया कहलाएगा। अगर सारे स्टेट्स अपने ओपिनियन में अपने हिसाब से काम करेंगे तो ये देश इंडिया कैसे कहलाएगा, ये तो टूट जाएगा ना अलग अलग ओपिनियंस में। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का काम है कि सर आप इंश्योर करिए कि जितने भी ये स्टेट्स हैं ये आपके ऑर्डर्स को कॉम्प्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे।
इन सब के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, तीसरा कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर ने अगर एक ऑर्डर दिया तो उसको सबको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम क्या है, स्टेट्स का एक यूनियन है, तभी तो आप इंडिया कहलाओगे, है ना। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो लगा दो उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल। और बहुत बार सर आर्टिकल 365 का मिसयूज भी किया गया ये बोल करके दैट द स्टेट हैज नॉट कॉम्प्लायंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर। सेंटर के दिए डायरेक्शन को स्टेट ने कॉम्प्लाई नहीं किया तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। बहुत बार ऐसा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूं सर, प्रेसिडेंट रूल लगाने के दो आर्टिकल्स है। एक है आर्टिकल 365 और एक है आर्टिकल 356। बहुत आसान है, बस 6556 आगे पीछे करना है। तो मैं आपको 356 355 पहले बता चुका हूं, और ये 356 का बस आगे पीछे कर दो, 6 आगे कर दो, 5 पीछे कर दो, 365 हो गया। तो ये दो रीजन से आपके, मतलब ये दो आर्टिकल्स है जिस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। ऐसा कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का बहुत बार मिसयूज किया गया है, और ऑन एन एवरेज अगर आप डाटा की बात करो तो डाटा के अकॉर्डिंगली देश में जब से देश आजाद हुआ तब से साल में कम से कम 2 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है ऑन एन एवरेज, है ना। मतलब इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। पार्लियामेंट अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया तो उसके लिए भी आपको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से विद इन 2 मंथ्स इसको पास कराना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी में 30 दिन था, सिर्फ एक महीना था, यहाँ पे आपको 60 दिन यानी कि 2 महीना दिख रहा है। 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। वही प्रोसीजर है, अगर लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व है तो जैसे ही लोकसभा बैठेगी, बैठते ही 30 दिन के अंदर आप लोकसभा से पास कराओ, प्रोवाइडेड जब लोकसभा डिसॉल्व थी आपने उस टाइम पे राज्यसभा से पास करा दिया। मतलब ये सेम कंडीशन हमने कहां पे नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था, द सिमिलर कंडीशन इज गिवन आउट हियर। तो इससे आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता हुआ नजर आएगा। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं सर। प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रपति शासन लगाने टाइम में क्या होता है, अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर को देखोगे तो जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को टेक ओवर कर जाते हैं। जो भी पावर्स दिए गए थे गवर्नर को ना, वो पूरे पूरे पावर अब प्रेसिडेंट साहब के पास आ गए, है ना। लेजिस्लेटिव पावर में देखो तो प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर में लॉ बना सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट स्टेट लॉ में कानून बना सकता है, यानी कि पूरा पूरा यूनियन का पावर यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बस एक चीज को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर प्रेसिडेंट रूल को राइट एट मैक्स कितने साल तक लगाया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट रूल हम एट मैक्स 1 साल लग सकता है, एक्सटेंड कर करके पार्लियामेंट से 2 साल लग सकता है, या 3 साल तक लग सकता है। क्या ऐसा कोई लिमिट है क्या प्रेसिडेंट रूल का कि प्रेसिडेंट रूल को इतने साल तक आप एट मैक्स लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते? अगर वो लिमिट है तो वो क्या है, और क्या कोई ऐसा प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी के लिए है? थिंक अबाउट दिस, थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करोगे, कि सब कुछ बता रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करके आओगे तो कंटेंट कभी नहीं भूलोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट है, राइट। चलो अलॉन्ग विद द रिव्यूज अबाउट द वीडियो, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अभी थोड़ा सा सर फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, तो आर्टिकल 360 जो है वो कहीं ना कहीं इंपावर करता है प्रेसिडेंट साहब को कि सर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई है कि एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है जहां पे हमारे देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या फिर हमारे देश का जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है, या हमारे देश के किसी भी पार्ट का जो क्रेडिट है वो खतरे में है। अगर राष्ट्रपति साहब को लगता है कि हमारा देश किसी भी पार्ट से खतरे में है, हमारे देश का क्रेडिट पैसा कहीं भी खतरे में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इन अदर वर्ड, अगर आपका देश डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, तो प्रेसिडेंट वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। मैं प्रेसिडेंट रूल कह रहा था, वहां पे क्या हो सकता है सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है आर्टिकल 360 के अंदर में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वही बात है कि सर इसको आपको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स ऑफ इस इशुएंस। मतलब 2 महीने के अंदर आपको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। राष्ट्रपति शासन में भी 2 महीना है, और इसमें भी आपको 2 महीना दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है, आपको पता है सर लोकसभा जैसे बैठेगी 30 दिन के अंदर पास कराओगे, मीनवाइल आपने राज्यसभा से पास करा दिया होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनेटली, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी, जब तक राष्ट्रपति साहब खुद नहीं बोलते कि अब नॉर्मल हो गया है, अब क्रेडिट, अब पैसा का सप्लाई नॉर्मल हो गया, अब डिप्रेशन खत्म हो गया, चलो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी हटाते हैं। जब तक खुद राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे तब तक ये चलता रहेगा। अब सोचने की बात है कि ऐसा प्रोविजन प्रेसिडेंट रूल के साथ है क्या, कि जब तक प्रेसिडेंट साहब नहीं बोलेंगे तब तक प्रेसिडेंट रूल आप एक स्टेट में लगाते जा रहे हो 10 साल तक लगाते जा रहे हो, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है उसमें? अगर नहीं है, कोई टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम तक ही लग सकता है, बताओ कमेंट बॉक्स में कितना टाइम तक लग सकता है, ठीक है।
आगे आप देखोगे तो सर इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ भी नहीं है, मैं फटाफट आपको दिखा दूंगा। सर जो यूनियन है यानी कि जो सेंटर है ना, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट फाइनेंसेस में। मतलब स्टेट के फाइनेंस को लेकर के यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाता है। यूनियन अपने हिसाब से स्टेट फाइनेंसेस को मैनेज करता हुआ नजर आएगा। सो यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंसेस, पूर्ण रूप से यूनियन का कंट्रोल आपको स्टेट फाइनेंस में दिखाई देगा। प्लस रिडक्शन ऑफ रिनमरेशन, यानी कि जितने भी ऐसे गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी, उनके रिनमरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इनफैक्ट सर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके भी सैलरी को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी आपने उनकी सैलरी कम कर दी, नहीं नहीं। इनफैक्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनफैक्ट उनकी सैलरी को भी कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर एक ऐसा स्टेट आ चुका है जहां पे हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है। तो फाइनेंस के टर्म्स में हम कहीं ना कहीं जो भी लोग स्टेट में सर्व कर रहे हैं, यूनियन में सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में, उनकी सैलरीज को भी रिड्यूस किया जा सकता है उस टाइम पीरियड में। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो हर टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोगों को ही दिक्कत होता है, थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर नीचे हुआ बेचारे कॉर्पोरेट वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ वो चीजें कॉर्पोरेट तक नहीं रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है सर, आपको यहाँ पे फाइनेंस में स्टेट्स और यूनियन भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी देखते हुए नजर आएंगे। रिजर्वेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, मतलब जो भी ऐसा कोई बिल है पैसा निकालने को लेकर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ किसी भी स्टेट से पैसा निकालना है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, उन सब को उस वक्त के लिए रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सर हमारे देश का जो क्रेडिट सिचुएशन है बहुत ही वॉलेटाइल है। इस टाइम पीरियड में हम उन चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब उस टाइम के लिए जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, पैसा का वैल्यू नॉर्मल नहीं होता, तब तक आप कोई भी पैसा कहीं से किसी फंड से भारत सरकार के नहीं निकाल सकते, उसको रिजर्व कर लिया जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। सर फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या है क्रिटिसिज्म? तो ऐसे तो पूरी इमरजेंसी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में यूनियन एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, सेंटर का बहुत पावर बढ़ जाता है, बेचारे स्टेट्स पावर के मैटर में बहुत पीछे चले जाते हैं ना। लेकिन अगर हम इमरजेंसी में फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म देखें तो इरोजन ऑफ फेडरलिज्म मतलब क्या था? सेंट्रल स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर हो बेचारा इरोड हो गया, खत्म हो गया। सारा पावर कहां पे आ गया? सेंटर के पास आ गया। सिर्फ फाइनेंशियल में नहीं, हर जगह पे सेंटर के पास पावर आ गया है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर के पास में पूरी की पूरी अथॉरिटी हो गई है। जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर की तरह बन गए हैं, स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, और डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे खतरे में ही रहती है। तो सारे के सारे पॉइंट्स मिला जुला के एक ही रास्ते पे आपको लेके जा रहे हैं कि भाई आपका जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है बिकॉज ऑफ दैट इमरजेंसी। और आप इसको ना सारे इमरजेंसी में कोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोट करोगे। यू कैन डेफिनेटली कोट दोस पॉइंट्स इन ऑल द टाइप ऑफ इमरजेंसी, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल हो, जिसमें भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज है। जैसे इमरजेंसी लगेगा सारा सारा पावर कहाँ आ गया? सेंटर के पास। एट दी एंड हमने क्या कर दिया यहाँ पे सर, कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स जो हमने पढ़ा हुआ है उन सभी आर्टिकल्स को फाइनली समराइज कर दिया। 352 में इमरजेंसी लग रही थी, 353 में इमरजेंसी का इफेक्ट क्या है, 354 में इमरजेंसी का प्रोविजन, रेवेन्यू को लेकर के क्या सीन है, मतलब पैसे को कैसे डिस्टर्बेंस करेगा इमरजेंसी, किस तरीके से सेंटर पावरफुल हो गया अपने हिसाब से रिसोर्सेज को देखने के लिए। 355 ड्यूटी है यूनियन का कि भाई साहब आप मेक श्योर करिए कि जो स्टेट्स है वो संवैधानिक रूप से चल रहे हैं नहीं चल रहे। 356 अगर नहीं चल रहे तो इस बेसिस पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये क्या हुआ, हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हुए, यहाँ पे मैंने आपको सारे आर्टिकल्स दे दिए, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको सारे आर्टिकल्स रट्टा मारने, यू आर जस्ट सपोज टू गो एंड रीड दिस आर्टिकल्स, बाकी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा सर? इट विल बी देयर इन यूपीएससी बाय रुपेश। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहां पे आपको फ्रीली ये कंटेंट दे दूंगा। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सर, क्या स्टार्ट करेंगे? माइंड मैप सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां पे अपन माइंड मैप के साथ पूरी पॉलिटी कवर अप करेंगे। इसके बाद से यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीएस, सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीसीएस, सबके पॉलिटी क्वेश्चन इसी क्लास में इसी बैच से कट निकाल करके दिखाऊंगा कि ये मैंने यहाँ पढ़ा था और ये क्वेश्चन ऐसा है। ट्रस्ट मी, इन 25 क्लास को एकदम आंख बंद करके जेन्युइनली फॉलो करो एंड देन यू कैन सी योर स्कोर इन दी पॉलिटी वाला सब्जेक्ट। ठीक है, चलो विद दिस वी एंड द सेशन। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की अगली क्लास होगी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो उस क्लास में मिलते हैं। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है 1.5 घंटे में पूरी पॉलिटी वन शॉट में कराया हुआ है, उसको जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने आपको पूरी पॉलिटी की समरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स के साथ में 1.5 घंटे में कराया, जो कि बहुत कम टाइम में काफी कुछ पढ़ाया। सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू ऑल फॉर इफेक्टिव रिवीजन। ठीक है, चलो फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। सी यू सून, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।